हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। आज मैं आपकी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है सीडीपी की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ हमने सीडीपी से भी लिए हैं। सीडीपी के कुछ उनके शिक्षण विधि क्या क्या, वो भी प्रश्न लेकर आए हैं। शिक्षण विधि में क्या क्या है इसमें, ठीक है, डिस्कस करते हैं पहले प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ए और बी को सुमेलित कीजिए। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपका। पहला आपका एनिमल इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक या स्किनर या गेस्टोल्ट या पियाजे। दूसरा, पुनर्बल की अनुसूची। अगर हम एनिमल अगर हम एनिमल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, तो हम बात कर रहे थे एनिमल इंटेलिजेंस। तो आपका ये ऑप्शन ए का 1। और पुनर्बल की अनुसूची तो आपका बी का 2। और सर्गभिता का नियम गैस डालना, तो आपका सी का 3। अगर हम चौथी की बात करें अनुकूलन, तो यह है आपका डी का 4। क्यों है पियाजे। तो हम ये बात कर रहे थे ए का ए, बी का बी, सी का 3, 1 2 3 इसी टाइप से श्रृंखला इसकी बात कर लेते, देखते हैं कौन सा है इसमें। तो ए का 2, बी एक नहीं है, 1 2 3 4। अगर हमारा बी ऑप्शन सटीक है तो हम बात कर लेते हैं बी आंसर आपका सही है, क्योंकि इन्होंने कहा है सुमेलित करने थे। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक है, पुनर्बल की अनुसूची स्किनर है, सर्गभिता का नियम गेस्टाल्ट का है, अनुकूलन पियाजे का है। दूसरा प्रश्न है आपका, विकास का भी ना विकास कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। एकीकरण का सिद्धांत, ये आपका अंत क्रिया का सिद्धांत, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत या अंत संबंधी निरंतर। अगर विकास कभी ना होने वाली प्रक्रिया या संभव है तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि निरंतरता का सिद्धांत। क्योंकि विकास कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक कथन निरंतरता से सिद्धांत से संबंधित है। कहीं हम बात करें बालक, देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को पहचानना सीखता है। उसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। फिर क्या करना सीखता है, एकीकरण करना सीखता है। यह कथन एकीकरण का सिद्धांत से संबंधित है। अगर पूछा कि एकीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो एकीकरण सिद्धांत से संबंधित है। फिर बात कर लेते हैं कि बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतक्रिया का परिणाम होता है। यह कथन अंतक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। अगर हम बात कर लें मानव विकास की सभी प्रक्रियाएं, जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या नैतिक विकास, मानसिक विकास आदि, एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। तो ये कथन अंत संबंध के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। 22वें संशोधन में, वो सॉरी 25वें संशोधन, 86वें संशोधन, 22वें संशोधन या 52वें संशोधन। तो अगर हम प्रश्न तीसरी बात कर लेते हैं कि संविधान के किस संशोधन में शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई थी, तो आपका ये बी ऑप्शन सही है, 86वां संविधान संशोधन। क्योंकि संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शिक्षा में मौलिक अधिकार माना गया। ये अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। और ये अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2019 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अब्राहम मैस्लो ने, मैकडूगल, विलियम जेम्स या स्पेन। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत की बात कर लेते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है आपके मैकडूगल। बी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादक वर्ष 1908 में, ये 1908 में 8 ने किया था। मैकडूगल के अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। दूसरे शब्दों में, अभिप्रेरणा मूल प्रवृत्तियों के कारण ही उत्पन्न होती है।
इसने मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 बताई थी। किसने? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति की संख्या कितने बताई थी? 14 बताई थी मैकडूगल ने। नेक्स्ट, बहुत अच्छे प्रश्न आपके। विकास के किस अवस्था में कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था? अगर हम विकास के किस अवस्था में कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था, तो बाल्यावस्था, शेष अवस्था। तो अगर इसकी हम बात कर लेते, कौन सा ऑप्शन सही है? बाल्यावस्था। ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इसका, क्योंकि बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को परिभाषित करते हुए कहा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। देखिए, धातव्य है कि रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता का काल भी कहा था। अगर आपसे पूछ लेता कि मिथ्य परिपक्वता काल किसने कहा था? रॉस ने कहा था। और पूछ लेता स्मृति अथवा गंध्य आयु, प्रारंभिक अवस्था आयु आदि भी कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? स्पीरमैन ने, गोलमैन ने, गार्डन ने या जॉन मेयर ने? तो किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? स्पीरमैन, गोलमैन या गार्डन या जॉन मेयर? तो इसकी हम बात कर लेते हैं गार्डन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गार्डन ने। क्योंकि हार्वर्ड गार्डन का पूरा नाम था हार्वर्ड गार्डन। बहुविपत्य प्रज्ञा या बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनका मानना है कि बुद्धि एक प्रकार की योग्यता न होकर बहुविमात्मक योग्यता होती है। उन्होंने कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। किन्होंने? इन्होंने, गार्डन ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, अगर इस प्रश्न के हम बात कर लेते हैं दोबारा, 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। किसने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी? तो हमारे गार्डन ने बताई थी। सी ऑप्शन सही था, क्योंकि भाषाई बुद्धि, फिर तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी आपकी स्थानीय बुद्धि, चौथी आपकी शारीरिक गति बुद्धि, 5वीं संगीत बुद्धि, और अगर हम छठी की बात कर लेते व्यक्ति आत्मबुद्धि, और 7वीं बात कर लेते व्यक्तित्व पर बुद्धि, और 8वीं है आपकी प्राकृतिक बुद्धि। इस टाइप से 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। 7वां प्रश्न आपका, डिसलेक्सिया में ये करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में डिसलेक्सिया किससे संबंधित है या क्या कठिनाई होती है? तो हम बात कर लेते हैं, सभी को मालूम, पढ़ने या बरतने में। बी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता संबंधी विकार है। इसके निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बड़माला अधिगम में कठिनाई डिसलेक्सिया से संबंधित है, पढ़ने, बरतने या समझने में कठिनाई, या अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, या शब्दों को उल्टे या अक्षरों का क्रम उधर उधर पढ़ना, या शब्दकोश का अभाव आदि क्या हमारे डिसलेक्सिया से ही संबंधित रिलेटिव है। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। सी ऑप्शन है, शिक्षक को सीखने में अच्छा के अतिरिक्त समय देना चाहिए। और डी ऑप्शन है आपका, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर हम इनकी बात कर लें तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसको कहा कि कौन सा नहीं है, तो हम कौन सा नहीं है, तो आपका किधर इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो हमारे ये शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, यही आपका नहीं है, बाकी बहुत सही है सब। 9वां प्रश्न है आपका, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन सटीक है। क्योंकि एक प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि छात्र सक्रिय सहभागिता के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। धातव्य है कि शिक्षा के प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन सुकारात्मक ने किया था। किसका प्रश्नोत्तर विधि का किसने किया था? सुकारात्मक ने किया था, जिसमें अध्यापक प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से शिक्षण का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न आपका, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। अगर हम बच्चों की वृद्धि की बात कर ले, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, या भावनात्मक विकास से?
अगर बुद्धि की बात करें तो हमारे शारीरिक विकास है, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। क्योंकि बच्चों की बुद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। हार्वर्ड सोरेनसन ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा कि शरीर का बड़ा और भारी होना ही वृद्धि है। इसका मापन यह मात्रात्मक किया जा सकता है कि उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन, लंबाई, मोटन आदि वृद्धि एक समस्या तक चलती रहती है, किंतु जब उसे परिपक्वता आ जाती है तो वह रुक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 11%। 11% निम्न में से किस सिद्धांत में पुनरावल का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनरावल का सिद्धांत भी कहते हैं, किसको कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को, या शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत को, किसको कहते हैं? सी ऑप्शन सही है, क्योंकि क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत को, क्योंकि क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत को पुनरावल का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने अपने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत में पुनरावल को प्रभावशाली व महत्वपूर्ण तत्व माना है। इनके अनुसार यदि किसी भी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक या पुनर्बल मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, अर्थात पुनर्बल की प्राप्ति से क्रिया दोहराई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 12वां। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है? इन्होंने कहा कि सिद्धांत का अंग नहीं है, तो हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था इसको मान लेते हैं यह अंग है हमारा। और अगर हम अंत प्रज्ञा सिद्धांत या क्रियात्मक अवस्था अंग है, संकेतात्मक अवस्था ये भी अंग है, ये भी अंग है, नहीं है, तो हमारा बी आंसर बिल्कुल सटीक, ये अंग नहीं है ब्रूनर का संज्ञान। क्योंकि ब्रूनर का प्रतिबंध व्यवस्था ये भी ब्रूनर का है, क्रियात्मक व्यवस्था ये भी ब्रूनर का है, संकेतात्मक व्यवस्था ये भी ब्रूनर का है। क्योंकि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 अवस्थाओं में विकसित किया था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंब अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। अतः प्रज्ञा अवस्था जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की दूसरी अवस्था है, जो लगभग 4 से 7 वर्ष तक ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न। मॉरिसन ने बोध के स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे क्या है? खोज, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मिक कारण या संगठन व्यवस्था, या आपका वाचन अभिव्यक्ति कारण। तो इसमें कौन सा सटीक सही आंसर? अगर हम बात कर लेते हैं मॉरिसन ने बोध के स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया था। तो हम मॉरिसन की बात करें तो खोज, अन्वेषण ये भी किया था उन्होंने, और प्रस्तुतिकरण भी किया था, और आत्मीयकरण भी किया था, संगठन व्यवस्था भी, और वाचन अभिव्यक्ति कारण। तो एक सभी 5 लगातार सही है हमारे, तो हम कौन से कहते हैं? ए 1 2 3 4 5, ए ही ऑप्शन उनका सटीक है इसका। क्योंकि मॉरिसन के बोध के स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया था, जिसका सही क्रम क्या आपका? खोज, अन्वेषण या प्रस्तुतिकरण या आत्मीकरण या संगठन व्यवस्था या वाचन भी होता है। तो ये आपके सटीक हैं 5 आंसर। छठे 14 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अगर हम अधिगम के वक्र की बात कर लेते हैं तो आपका मिश्रित या नातोदार या उत्तरोत्तरल या आपका लंबद। तो अगर हम अधिगम की बात कर लेते हैं ये भी है, ये भी है, ये भी है, डी ऑप्शन नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन ही सटीक है। क्योंकि हमें नहीं निकालना है, तो नहीं हमने निकाल दिया, तो हम इसकी बात कर लेते हैं नहीं है। अगर इसमें नहीं है तो आपका डी ऑप्शन सही है, नहीं है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए फिर नहीं आ गया, तो संज्ञानात्मक नहीं है, नहीं देखना हमें। अनुप्रयोग, अनुमूलन या ज्ञान, ये आपका नेक्स्ट नीचे ऑप्शन दे रखा बोध, तो कौन सा नहीं है? तो हम बात कर लेते हैं इसकी। अनुप्रयोग तो है, अगर हम इसकी बात करें तो आपका अनुप्रयोग है और ज्ञान भी है, बी ऑप्शन नहीं है इसका। तो हम बात करें तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि अनुमूलन नहीं है, संज्ञान क्षेत्र में संबंधित है, तो आपका अनुप्रयोग भी है, ज्ञान भी है, बोध भी है। अगर हम 16% की बात कर लेते हैं कि 16%, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चों को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना, या बच्चों को परामर्श देना चाहिए। यदि शिक्षक एक कक्षा में छात्रों को परामर्श बालक के रूप में पाता है तो डी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि बच्चों को परामर्श देना चाहिए।
देखिए, समस्या बच्चे में वे होते हैं जो पारिवारिक कक्षा व विद्यालय में भांति-भांति की समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार समस्या प्रकार के बच्चों से भिन्न होता है। वे वातावरण के समय साथ अपने या समायोजित नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों में चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने तथा बच्चों क्रोध करने वाले बच्चे विद्यालय में भाग जाने वाले विद्यालयों पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 17%। पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थाओं के विकास है, छात्रों के मानसिक विकास है या छात्रों की प्रवृत्ति का विकास है। पाठ्य सहगामी क्रिया में मुख्यतः संबंधित है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ए ऑप्शन सटीक है। छात्रों के सर्वांगीण विकास, ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं निम्न प्रकार से होती है: छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों की रुचि व अध्ययन से, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से, छात्रों की क्रियाशीलता से और छात्रों के व्यक्ति विभिन्नता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? अगर हम बात कर ले किसने किया था, स्किनर या कोल्बर या आपका थॉर्नडाइक या आपका बी.एम. बुलोन। अगर हम करें निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, तो आपका इसका आंसर डी आंसर सटीक है, क्योंकि बी.एम. बुलोन ने ही किया है। क्योंकि बी.एम. बुलोन ने शिक्षण के उद्देश्यों को अधिगम के फलस्वरूप होने वाले व्यवहार परिवर्तन के आधार पर वर्गीकृत किया है। उन्होंने शिक्षण उद्देश्य के 3 भागों में विभाजित किया गया था: संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोगात्मक क्षेत्र। जबकि हम स्कैनर की बात कर लेते हैं, स्कैनर ने अधिगम के क्रिया प्रसोष अनुबंधन सिद्धांत और कॉलर ने सोच का सिद्धांत तथा थॉर्नडाइक ने अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न आपका, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न होना, तो आपका किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समस्या तक एक ही कक्षा में रहना है। आपका सी ऑप्शन ही सटीक है। क्योंकि देखिए, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक कक्षा में एक ही कक्षा में रहना अवरोधन, जिसे स्टेंजस कहलाता है। दूसरे शब्दों में अवरोधन का आशय कक्षा में असफल रहने से किया जाता है। अवरोधन मतलब असफल होना बच्चे का, अर्थात एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाई के लिए ठहरना धतव्य है कि अव्याप का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, श्रम और समय बेकार चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, प्रदर्शन कौशल या समापन कौशल। अगर हम बात कर लें सोपन की, कौन सा पूर्व ज्ञान का कौशल परीक्षा में आता है, तो आपका ये आंसर सटीक है, क्योंकि प्रस्तावना कौशल, ये आंसर आपका सटीक है। क्योंकि प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षण पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है। तदनुसार उनके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान को जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करता है। धतव्य है कि शिक्षण की शुरुआत प्रस्तावना कौशल के प्रयोग से होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास का प्रारंभ होता है। अगर हम मानव विकास का प्रारंभ की बात कर लेते हैं, तो आपका गर्भावस्था से होता है, पूर्व बाल अवस्था। मानव का जो विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से होता है। बी ऑप्शन सही है, गर्भावस्था से होता है। मानव का विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्वकाथीय परिवर्तन प्रारूप जो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्याप्त चलता रहता है। विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सांवेगिक, सामाजिक आदि सभी पक्षों में शामिल किया गया है। ये निरंतरता और क्रमिक रूप से जीवन पर्याप्त चलने वाला विकास है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक की बात कर लेते हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक थे R.M. गैने। डी ऑप्शन सही है, R.M. गैने है। नेक्स्ट प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? स्टैन हॉल का, जरसील्ड का, क्रो का या इसमेंस का। तो किसकी हम बात करते हैं? स्टैन हॉल का। किसका? स्टैन हॉल का। ये ऑप्शन सटीक है, क्योंकि स्टैन हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, तूफान और विरोध की अवस्था है। और हम जरसील्ड की बात कर लेते हैं।
जर्सीड ने क्या कहा था, किशोरावस्था वह समय है जिसमें एक विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्व की ओर संक्रमण करता है, जर्सीड कहते हैं। और क्रो ने कहा था, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये कथन किसका है? अगर हम इसकी बात कर ले, ये कथन किसका है, तो यह है रॉस का। किसने कहा था? ये रॉस ने कहा था। देखिए, रॉस ने सीखने के पठार को परिभाषित करते हुए कहा है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। वही गेट्स भी अन्य सीखने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 25वां प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की अधिगम ये किसने कहा था? देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की अधिगम ये किसने कहा था? गिलफोर्ड, वुडवर्ड, क्रो या स्किनर ने? तो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। ये आंसर आपका सटीक है, गिलफोर्ड ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समस्या की प्रक्रिया है। अगर सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समस्या की प्रक्रिया, तो किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समस्या की एक प्रक्रिया, तो ये स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। अगर हम समस्या समाधान प्रथम चरण की बात कर लेते हैं, तो क्या आपका पहचान की किसकी बात कर लेते हैं? समस्या की पहचान। ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में तर्कपूर्ण चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक में हाउ टू थिंक में वैज्ञानिक विधि के निम्नलिखित 5 सोपानों की चर्चा की है। पहला बात कर ले समस्या की पहचान, दूसरा परिकलन का निर्माण, आंकड़ा या तथ्यों का संग्रहण और निष्कर्ष प्राप्त करना, यह परिकल्पना का परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षों का विकास होगा। अगर हम बात करें बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षों का विकास होगा, यही आंसर आपको सटीक है, क्योंकि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षों का विकास होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अधिगम के परिणाम स्वरूप मानव व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं तीनों पक्षों में होता है। इसलिए B.S. ब्लूम ने भी अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर शिक्षण उद्देश्य के 3 भागों में विभाजित किया था। अगर हम इनके 3 भागों की बात कर लेते हैं, तो संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य और मनोलाचनात्मक या मनोज्ञात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न, स्मृति स्तर में बौद्ध में शिक्षण अधिगम प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अगर इसकी हम बात करें उभयनिष्ठ है, तो आपका प्रस्तुतिकरण, डी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि स्मृति स्तर का बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुत उभयनिष्ठ कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया, यह किसने कहा था? देखिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया का अधिगम की प्रक्रिया, ये किसने कहा था? नवीन ज्ञान, तो इसकी बात कर लेते हैं, किसने कहा था? वुडवर्ड। ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। हाय फ्रेंड्स, ये रहे आपके दोस्तों, बहुत 3-4 दिन बाद क्लास हो पाई है, क्योंकि हम थोड़ा सा कहीं चले गए थे, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। इसके लिए थोड़ा सा आपको हम क्षमा माफ़ी मांगते हैं। आपको न काफ़ी इंतज़ार करा होगा, इसलिए आज थोड़ा सा टाइम नहीं लगा था, इसलिए थोड़ा सा क्लास करा दी आपकी। 30 प्रश्न के शॉर्ट प्रश्न कराए हैं हमने। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर कल मिलेंगे आपसे। जब तक आप खुश और खुशहाल रहो। बाय दोस्तों, टेक केयर।